हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एसबी टेक मैथ। मैं हूं सुनील बंसल और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इसके बाद हम इसी में आगे पढ़ेंगे डायगनलाइजेशन। डायगनलाइजेशन सीएसआईआर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली क्वेश्चन हर एवरी 6 मंथ एक से दो क्वेश्चन हर बार डायगनलाइजेशन पे पूछा जाता है और जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की उस पर तो कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके बाद आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर एंड डायगनलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट की हुई हैं। इसी को काफ़ी ब्रीफली करेंगे तो हम काफ़ी कुछ पढ़ पाएंगे इसमें। सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस एंड सेकंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 and 3 एंड अ जनरल फॉर्मूला। ओके, आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बाद में क्यों बता रहा हूँ, पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बता रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने बाद में क्यों बताया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स। पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा और पॉलिनोमियल किस में होगा, मैट्रिक्स में होगा। बट अभी तक आपने देखा होगा कि पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल में देखते हैं हम, जैसे कोई वेरिएबल x में ले लिया या t में ले लिया। मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया ft इक्वल टू a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर डॉट डॉट an tn। ये मुझे कोई भी n डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए n क्रॉस n ऑर्डर की। देन वो पूछता है कि पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जहां पे ये वेरिएबल t है इसे रिप्लेस कर दीजिए a से, t को रिप्लेस कर दीजिए a से, तो आपको क्या मिलेगा एफ ए। और किस तरह से मिलेगा, a0 प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर डॉट डॉट an कैपिटल A की पावर n। अब यहाँ पे a नॉट है केवल, यहाँ पे आप देखिए क्योंकि यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, यहाँ भी मैट्रिक्स है, यहाँ भी मैट्रिक्स है, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एफ ए भी मेरी क्या आनी चाहिए, मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो जब भी कहीं पे कांस्टेंट हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं। तो जैसे कहीं पे भी आपने देखा होगा कि 1 से प्रोडक्ट कर दो किसी भी स्केलर में या किसी भी इक्वेशन में तो वो अनचेंज रहती है। इसी तरह से मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रीटेड एज 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए नोट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी यही क्या हो जाएगी, एफ ए, और ये क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, एफ ए निकालेंगे आप तो वो मे बी 0 एंड मे नॉट बी 0। यदि एफ ए 0 हो जाता है मींस आपने टी को रिप्लेस करा ए से और जो मैट्रिक्स मिली मुझे वो क्या आई, एन क्रॉस एन की 0 मैट्रिक्स मिल गई। तो मैं क्या कहता हूं, ए इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इंप्लाइज ए इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल ft। जिस तरह से इस चैप्टर में हम मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे सेम उसी तरह से हम लीनियर ऑपरेटर के लिए बात करेंगे, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकलती है वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। ओके, तो जितनी भी चीजें हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करेंगे उतनी ही हम लीनियर ऑपरेटर के लिए करेंगे। जो थ्योरम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगी वही थ्योरम लीनियर ऑपरेटर के लिए भी होगी। इसी तरह से डायगोनलाइजेशन में हम जाएंगे तो जैसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे वैसे ही आप एक लीनियर ऑपरेटर को भी डायगोनलाइज करेंगे। तो वो चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रोसेस सेम है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि लीनियर ऑपरेटर में आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से यदि मुझे कोई लीनियर ऑपरेटर गिवन हो टी, तो टी के लिए मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकता हूं और लीनियर ऑपरेटर की पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सपोज करो टी एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है v टू v, राइट। तो यहाँ पे टी टी स्क्वायर टी क्यूब इस तरह से आएगा। तो लीनियर ऑपरेटर में जो पावर्स हैं वो किस तरह से डिफाइन होगी, टी एन इक्वल टू टी ऑफ टी ऑफ टी ऑफ डॉट डॉट
n टाइम, ठीक है। t को कितनी बार ऑपरेट करना है, n टाइम करना है। तो आप फाइंड आउट करेंगे एफ टी, वो क्या हो जाएगा a0i प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर डॉट डॉट an ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर। अब यदि a मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t, देयरफॉर जो एफ ए होगी वो किसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, एफ टी की, क्योंकि ये भी तो क्या मिलेगी मुझे, ऑपरेटर ही मिलेगा, पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर। तो फिर जब लीनियर ऑपरेटर मिला है तो मुझे उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी, वो क्या होगी, एफ ए। अब यहां से ऐसा हो सकता है कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आ जाती है, जीरो, एफ ए इक्वल टू जीरो आ गया। तो मैं क्या कहूंगा, ए इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ टी और लीनियर ऑपरेटर टी इज रूट ऑफ पोलिनोमियल एफ टी। यदि एफ ए इक्वल टू जीरो है तो दिस इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय एफ टी इक्वल टू जीरो, ये वाली यहां से कंडीशन आपको मिल जाती है कि आपको निकालना है कि टी जीरो है या नहीं है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो आप क्या करो, उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लो और फिर उस मैट्रिक्स को पुट करके देखो कि एफ ए इक्वल टू जीरो होता है या नहीं होता। करेक्ट। ये मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि अभी हमारा काम आने वाला है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो वहां से भी मुझे पॉलिनोमियल बनाना होगा और फिर उसमें मैं एक चीज और पढ़ूंगा, यहाँ पे छूट गया, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो इस थ्योरम में मैं वही काम करूंगा जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि कोई मुझे पॉलिनोमियल गिवन है और फिर मुझे क्या करना है, पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। तो वो कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए ये वाली सारी चीजें जरूरी हैं। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जो इसका मेन टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अब ये क्या चीज होती है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए कैसी है, n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन अ स्केलर लैम्डा, अ स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ there exists a vector non-zero vector, there exists a non-zero vector v such that a v equal to lambda v। डेफिनेशन समझ आई। a मुझे n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तब एक स्केलर लूंगा मैं लैम्डा, और ये लैम्डा क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा ए की। कब, जब मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए v, किस तरह से, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। तो ये जो वेक्टर है v, ये कहलाता है आइगन वेक्टर, और ये जो लैम्डा है ये कहलाती है आइगन वैल्यू। तो यदि मैं आइगन वैल्यू की बात करता हूं तो उसके ही करस्पॉन्डिंग मुझे एक वेक्टर चाहिए, यदि मैं आइगन वेक्टर की बात कर रहा हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक आइगन वैल्यू मिलेगी। दोनों अलग अलग मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां से एक चीज पता चलती है आपको, इसे मैं दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूं, ए वी माइनस लैम्डा वी इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आया, ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू जीरो। अब यहां से मोस्टली टाइम आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, बट क्या आप मुझे यहां से कुछ आइडिया दे सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन से आपने इसका डिटर्मिनेंट जीरो कैसे कह दिया। अब यदि आप सेकंड वाले चैप्टर में रिकॉल करें, सेकंड वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ax इक्वल टू जीरो एक होमोजीनियस सिस्टम है, तो इसके पास सॉल्यूशन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। हो सकता है कि इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलते हैं, और ट्रिवियल के केस में इसके पास केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, जीरो सॉल्यूशन। तो अभी लास्ट वाले चैप्टर में हमने डिटर्मिनेंट की बात करी थी, क्योंकि हम यहाँ डिटर्मिनेंट की ही बात कर रहे हैं। उसमें हमने दो चीजें बताई थी कि ax इक्वल टू जीरो या ax इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। और
यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। बट इसके पास तो क्या है, दो ही तरह के सॉल्यूशन है, या तो जीरो या फिर नॉन जीरो, और वो कह रहा है कि v कैसा है, नॉन जीरो है। इसे यदि आप इस तरह से लिख लें कि a माइनस लेमडा आई को आपने m लिख लिया, v आपका वेक्टर हो गया, तो mv इक्वल टू क्या हुआ, जीरो हो गया। यानी कि एक होमोजीनियस सिस्टम जिसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो वेक्टर v के कारण। ठीक, तो mv इक्वल टू जीरो, जब सॉल्यूशन रख रहा है नॉन जीरो, तो फिर m का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहां से क्या आएगा, जीरो। दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा या फिर जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, और यदि जीरो सॉल्यूशन नहीं है तो डिटर्मिनेंट कैसा होगा उसका, जीरो, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, फ्री वेरिएबल मिल जाते हैं हमें। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, तो यहां केवल कहने का मतलब क्या है कि जब a माइनस लेमडा आई इंटू वी इक्वल टू जीरो है एंड v इज नॉन जीरो, right? So this homogeneous system has non-zero solution. Therefore, determinant of a minus lambda I must be zero. ओके, तो यहां से आप यहां तक जाने के बीच में आपको होमोजेनियस सिस्टम से गुजरना होता है, और वहां से आपको पता चलता है कि डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर होमोजेनियस सिस्टम के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ओके, तो यहां से मुझे मिल गया a माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो यहां से मुझे मिल गया डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, राइट। सो मुझे यहां से दो चीजें पता चली, क्योंकि ये कैसी है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। आप a v इक्वल टू लेमडा वी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से है तो आप a v इक्वल टू लेमडा वी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट यदि आपका कैसा आ गया, जीरो आ गया, तो यही जो लेमडा है यही क्या हो जाएगी, उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, या इसे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा दूं कि जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर है उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। देखिए, जब आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो तो आप उसकी हेल्प से एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर इस तरह से एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, राइट। और लीनियर ऑपरेटर पे आप कोई भी एक वेक्टर अप्लाई करेंगे तो आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। तो हमने क्या करा, ये कोई भी एक प्लेन है और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिलाया तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया, और ये वाला वेक्टर है v वेक्टर, राइट। अब वो क्या करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया और ट्रांसफॉर्मेशन v पे अप्लाई किया। v पे अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने v को कुछ नहीं करा, कुछ टाइम मल्टीपल कर दिया, यानी कि स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच दो ही तरीके से हो सकता है, यदि v को वो स्ट्रेच करेगा तो या तो वो आगे की तरफ जाएगा या वो पीछे की तरफ जाएगा, राइट। यदि वो इस v को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दे तो ये वाली जो पोजीशन होगी ये होगी a v इक्वल टू लेमडा v, और यदि नीचे की तरफ करेगा तो लेमडा कैसा होगा, मेरा माइनस का होगा। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होते क्या हैं, कोई भी एक वेक्टर गिवन है आपको, आपने उस पे एक ऑपरेटर अप्लाई किया, लीनियर ऑपरेटर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करा आपने उस वेक्टर का। वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो a v हो जाएगा। अब यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, उस वेक्टर को स्ट्रेच कर देता है, कितना, लैम्डा टाइम, तो ये जो लैम्डा है ये इसकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू, और v क्या होगा, वो आइगन वेक्टर होगा, किसके लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया है कि लीनियर ऑपरेटर और स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों आप वाइस वर्सा एज अ लीनियर ऑपरेटर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रीट कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में क्या रिलेशन हुआ कि आइगन वैल्यू वो वैल्यू है जब वो मैट्रिक्स एक वेक्टर पे अप्लाई की जाए या उस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करे मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स की हेल्प से वो गिवन वेक्टर कितना स्ट्रेच हो जाता है, वही क्या हो जाती है, वैल्यू, आइगन वैल्यू। और वो वेक्टर जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसे आप स्ट्रेच कर रहे हैं या जो स्ट्रेच होगा, वो क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर होगा। ओके, जब ये आगे की तरफ स्ट्रेच हो तो आपकी आइगन वैल्यू प्लस की होगी, जब ये पीछे की तरफ स्ट्रेच होगा तो ये क्या होगा, माइनस की आइगन वैल्यू होगी। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब
नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी हेल्प से अभी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पे। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए जो a माइनस लैम्डा आई है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ या फिर मैं इसे ऐसे करके लिख लूँ, m इक्वल टू मैंने डिफाइन कर लिया लैम्डा आई माइनस ए, और मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0। दोनों चीजें सेम है क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं मैं, चाहे मैं a माइनस लैम्डा आई का निकालूं या लैम्डा आई माइनस ए का निकालूं, वो दोनों सेम है। तो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होती है? जो ये मैंने m डिफाइन किया है इसी m का डिटर्मिनेंट। तो यदि मुझे करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी है a की तो ये हो जाती है डेल्टा t, या यहाँ पे वेरिएबल लैम्डा है तो आप इसे लैम्डा में लिख लीजिए। क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ m, दैट मीन्स लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें मुझे क्या मिलेगा? n डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, n डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा। तो इसके एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? n रूट हो सकते हैं। अब वे जो n रूट मिलेंगे तो वे n रूट क्या हो जाएंगे? यहां से देखो, जब आप इसे रूट निकालोगे तो इसे 0 ही तो पुट करोगे, और 0 पुट करोगे तो यही वाली इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो लैम्डा क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, इसीलिए ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके, या ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसीलिए लैम्डा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है या आइगन वैल्यू है। तो दोनों चीजें यहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। a माइनस लैम्डाई का डिटर्मिनेंट 0 आया, इसी a माइनस लैम्डाई की हेल्प से आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन कर दी। बट बहुत सारी बुकों में आप देखोगे बहुत सारे ऑथर ऐसे लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डाई इक्वल टू 0 यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। बट मैंने जितनी बुकों में पढ़ा है उसमें एक स्टैंडर्ड जो है, फर्क कुछ नहीं पड़ना। यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करूं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूं तो पोलिनोमियल में डिफरेंस पड़ सकता है बट इक्वेशन में डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं CH को 0 रखता हूं तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए कर दूं या a माइनस लैम्डा आई कर दूं, तो दोनों क्या रहेंगी? सेम ही रहेगी। तो यदि मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यदि एक स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करें हम तो लैम्डा आई माइनस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन के जितने भी रूट होंगे वही क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके फील्ड पे। आपने फील्ड क्या लिया है? फील्ड मेरे दो हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम दो ही फील्ड की बात कर रहे हैं, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। रियल की या फिर कॉम्प्लेक्स की। सपोज करो किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनी? डेल्टा टी, ये बन गई टी स्क्वायर प्लस 1, और जो मेरा फील्ड है वो क्या है? रियल का फील्ड है। अब यदि मैं इसके रूट निकालूं तो क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई। अब ये तो दोनों कैसे आएंगे? कॉम्प्लेक्स, यानी कि रियल नंबर के लिए जिस मैट्रिक्स का ये पॉलिनोमियल है उसके लिए कोई भी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। करेंगी कहां पे? कॉम्प्लेक्स में जाके। यदि मैं सी ले लूं तो इसकी दो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, बट यदि मैं केवल आर रखूं, रियल फील्ड रखूं, तो उसकी एक भी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं या आइगन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट ही ना करें, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आप फाइंड ही ना कर पाओ। रीजन केवल फील्ड का है। फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर गई तो आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, यदि फील्ड से बाहर है तो फिर वो आइगन वैल्यू नहीं कहलाएंगी। राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद आता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहा है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि आपको एक गिवन मैट्रिक्स है ए, और इस ए के लिए आपने क्या करा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? डेल्टा टी इक्वल टू डिटर्मिनेंट टी आई माइनस ए। यदि पीछे कहीं गलती हो गई हो टी और लैम्डा में तो वो सही कर लेना। टी वेरिएबल है या लैम्डा वेरिएबल है तो फिर डेल्टा लैम्डा आ जाएगा।
ये कोई क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो गई, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। कैले ने क्या कहा कि आप किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में टी की जगह ए पुट करो, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स मिलेगी। यानी कि आप क्या करो, डेल्टा ए रख दो, टी को ए से रिप्लेस करा तो ए आई माइनस ए, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। यानी कि जो पोलिनोमियल था वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यानी कि ए इज रूट ऑफ डेल्टा टी, पोलिनोमियल मैट्रिक्स है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल मैट्रिक्स है, और ए ने क्या करा, 0 कर दिया पोलिनोमियल को, तो ए क्या हो गया, उसका रूट हो गया। तो कैले ने यही कहा कि आप किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में यदि आप ए पुट करते हैं तो वो उसकी 0 हो जाती है या वो उसका रूट हो जाता है। स्टेटमेंट क्या है, एवरी मैट्रिक्स इज रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। दो चीजों में डिफरेंस करके चलिएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल इक्वेशन। जब इक्वेशन हो जाती है तो इक्वल टू 0 अपने आप आ जाता है, और जब पोलिनोमियल रहता है तो मुझे उसे 0 करना पड़ता है। जो वैल्यू उसे 0 करती है वही उसकी जीरोस कहलाती है, बट हम रूट बोल देते हैं, बट वो स्पेशली कहलाती है जीरोस, और रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के। तो बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इसे 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि पोलिनोमियल इक्वेशन कह दो आप, राइट, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इक्वेशन कह दो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह दो। तो एवरी मैट्रिक्स इज रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और एवरी मैट्रिक्स इज 0 ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या कैले हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, वो आपको एक इक्वेशन देके रखेगा, ओके, और इक्वेशन उतने ही डिग्री की होगी जितने डिग्री की आपकी मैट्रिक्स है। अब उस इक्वेशन में मुझे ये चेक करना होता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या नहीं है, और उसमें भी वो क्या करके रखता है, पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स गिवन करके रखता है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी जगह ए पुट करके रखता है। इस तरह से इक्वेशन दे देता है वो, a0 a प्लस a1 a स्क्वायर एंड समथिंग इक्वल टू 0 करके दे दिया। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे यही पता चल जाए कि ये पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स है, राइट, ये जो पोलिनोमियल है वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है या नहीं। यदि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो गया तो फिर तो मेरे लिए आसान हो गई बात, क्योंकि इसे इक्वल टू 0 ही होना होगा, राइट। और यदि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में मैं ये जो कोफिशिएंट है वो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। एक तो तरीका है आप डिटर्मिनेंट ही निकालने लग जाओ कि लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0 या ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन बना दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। या फिर दूसरा तरीका है, आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाना है आपको, तो फिर मैं उसे माइनर्स की हेल्प से बनाऊंगा। देखिए कैसे, पहले मैं 2 और 3 ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूँ, फिर उसके लिए उसे एक्सपेंड करेंगे हायर ऑर्डर में। ए कोई मैट्रिक्स है मेरी 2 ऑर्डर की, 2 1 0 2, राइट। इसकी मुझे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी है डेल्टा टी। तो करना कैसे, टी की पावर n, यानी कि जितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है टी स्क्वायर माइनस, फिर आप करेंगे ट्रेस ऑफ ए इंटू टी, प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और टी की एक एक पावर लेस होती रहेगी। तो यहां से मुझे क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस 4, ट्रेस ऑफ ए कितना है 4, 4t प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो भी कितना आ गया 4 आ गया। तो ये जो इक्वेशन हो गई ये क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। यदि मुझे इसके रूट निकालने हैं तो रूट में यहीं से फाइंड आउट कर सकता हूं। डेल्टा टी को आप 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहां से t की 2 वैल्यू मिल गई 2 और 2। ये हो गई इसकी आइगन वैल्यूज। अभी हम आइगन वेक्टर्स के लिए आगे बात करेंगे। यदि यहाँ पे मुझे गिवन हो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है बी में क्या करा उसने 1 1 0
0 1 1 0 0 0 1 0, राइट। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, मुझे करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो CHB इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू कैसे करना है, सबसे पहले कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की, तो t की पावर 3, फिर माइनस, अब की बार लिखूंगा मैं ट्रेस, ट्रेस कितना है इसका 2 टी स्क्वायर, फिर प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो मैंने लिए थे डायगोनल एलिमेंट्स और लास्ट में ले लिया था डिटर्मिनेंट, तो यहाँ अभी भी ऐसी होगा, सेकंड पोजीशन पे ट्रेस आएगा और लास्ट वाली पे डिटर्मिनेंट आएगा, बट इसके बीच में एक टर्म बचेगी टी वाली, और फिर उससे नेक्स्ट आगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ ही जाएगा। तो यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं माइनर्स की हेल्प ले रहा हूँ, और माइनर्स भी कौन से, प्रिंसिपल माइनर्स। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर्स लिए हैं, यहाँ मैं सेकेंड ऑर्डर के लूंगा और यहाँ थर्ड ऑर्डर के लूंगा। जब एन ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर लेता हूं मैं एन ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, तो वो इक्वल हो जाता है डिटर्मिनेंट के, और जब मैं वन ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर लेता हूं और उनका सम करता हूं, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेस हो जाता है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर्स चाहिए और उनका सम। तो यहाँ आपने क्या करा, A11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए, जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट 1 1 1 0, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 1, ये आ गया -1। A22 अब की बार सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, तो 1 0 0 0, तो क्या आ गया 0। A33 अब की बार थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, ये हट गया, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 1, तो यहां से आ गया 1, राइट। इनका सम कर दीजिए, सम क्या आ गया 0, तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आया 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ b वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट b कितना आ जाएगा, ये b11 कर लीजिए, b22 b33, राइट। तो डिटर्मिनेंट b कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 1, तो -1 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। सॉल्व करिए, टी क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर, ये तो g हो गया, डिटर्मिनेंट b कितना आया -1, ये हो गया +1। तो इस तरह से b की मैंने क्या निकाल ली, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसे मैं 0 पुट करूंगा तो फिर मुझे इसके रूट मिल जाएंगे, फिर उन रूट्स को मैं क्या कहूंगा, आइगन वैल्यूज, बट कब कहूंगा, जब वो मेरे फील्ड के अंदर लाई कर रही है। यदि इस मैट्रिक्स के लिए फील्ड वो डिफाइन करे कॉम्प्लेक्स का है, तो फिर तो सारी की सारी ही वैल्यूज आ जाएंगी, और यदि वो रियल का कहेगा तो मे बी पॉसिबल कुछ आइगन वैल्यूज लाई करें कुछ ना करें। क्लियर है। तो ये तो हो गया 2 और 3 ऑर्डर का। 2 और 3 ऑर्डर का निकालना आसान है, बट यदि हायर ऑर्डर का हो तो फिर आप कैसे करेंगे। सपोज करिए आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n ऑर्डर की, और आपने एक टर्म डिफाइन करी SK, और ये क्या है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर K। इसके अंदर क्या है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर K, राइट। तो आप A की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा t इक्वल टू t की पावर n माइनस s1 t की पावर n माइनस 1 प्लस s2 t की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट लास्ट में आ जाएगा -1 टू द पावर n sn। क्लियर है, जहां पे s1 s2 डॉट डॉट sn ये क्या है, प्रिंसिपल माइनर्स का सम है करस्पॉन्डिंग ऑर्डर के लिए। यदि इसके लिए n की जगह मैं 2 ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा t स्क्वायर माइनस s1 t की पावर 2 माइनस 1 1 एंड प्लस s2। s1 क्या है, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 का सम, तो वो क्या होता है ट्रेस। तो यहां से क्या हुआ, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू टी, प्लस S2 क्या होता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर्स का सम, बट n की वैल्यू 2 है तो वो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। इसी तरह से आप 3 के लिए कर सकते हैं, वहां पे S3 तक टर्म आएंगी, राइट। तो ये है जनरल फॉर्मूला। आपको यदि वो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स भी दे देता है
तो भी आप इसकी हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ना कि आप लैम्डा ई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि उसमें अननोन्स भी आ जाएंगे, लैम्डा भी आ जाएगा, राइट। और इसमें आपको क्या करना है, केवल S1 S2 S3 ये सब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो भी किसके लिए, प्रिंसिपल माइनर्स के लिए। ओके, तो ये हो जाता है जनरल फॉर्मूला। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वाले पे ही। अब सीखते हैं कि आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाएगी और आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। देखिए एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं। 2x2 के लिए बात करते हैं पहले। ए आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है 2 1 एंड 1 2, ये लिख लीजिए। ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है और मुझे इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी इसकी। यदि मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाऊं तो क्या आ जाएगी, डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो गया 4 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट 2 टू 4 4 माइनस 1 3, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसे 0 रख दीजिए, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 4 हो, तो कितना आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस के 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको लेमडा की 2 वैल्यू मिल गई, लेमडा कॉमन ले लिया, लेमडा माइनस 3 माइनस 1 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। सो लेमडा माइनस 3 इंटू लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो 2 वैल्यू मिल जाती है यहाँ से, लेमडा इक्वल टू 1 एंड 3। तो यदि मैं रियल फील्ड ले लेता हूं, फील्ड आपका क्या है, रियल नंबर का है, ठीक है, f इक्वल टू आपका रियल है, तो ये दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज फील्ड के अंदर लाई कर रही हैं। तो ये क्या हुआ, आइगन वैल्यूज मिल गई मुझे 1 एंड 3। अब मुझे क्या करना है, आइगन वेक्टर निकालना है। अब 1 के लिए आइगन वेक्टर अलग निकालूंगा और 3 के लिए अलग। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मुझे क्या करना है, v1 निकालना है। v1 कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था कि av इक्वल टू लेमडा v, तो a v1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेमडा v1 के होना चाहिए, दैट मीन्स a v1 इक्वल टू होना चाहिए v1 के। अब यहां से आप देखिए कैसे करेंगे, 2x2 के लिए बहुत आसान हो जाता है, 3x3 के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। 2x2 के लिए बहुत इजी सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम, कि av इक्वल टू a v1 इक्वल टू v1 पुट करो आप, तो 2 1 1 2, v1 के अंदर कुछ वेक्टर्स मान लीजिए x1 x2 इक्वल टू x1 x2। इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू x1। कोई भी एक इक्वेशन इसमें से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है a v इक्वल टू लेमडा v हो तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या होगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। तो यदि आप यहां से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसमें आप x2 की वैल्यू पुट करिए, x1 की वैल्यू मिल जाएगी। यदि आपने x2 इक्वल टू 1 रखा तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, -1, यानी कि आपको एक आइगन वेक्टर मिल गया -1 1। तो आइगन वेक्टर क्या मिल गया मुझे, -1 1। ये जो एक इक्वेशन को ही कंसीडर करने वाला काम है, ये केवल आप 2x2 के सिस्टम में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली रो होगी उससे जो इक्वेशन बनेगी वही वाली इक्वेशन कंसीडर करते हैं, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू x1। इसे सॉल्व करके जो भी मुझे इक्वेशन मिली उसमें एक फ्री वेरिएबल होगा सेकेंड वाला, उसे आप क्या करोगे, फ्री वेरिएबल की तरह वैल्यूज दोगे और x1 की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। तो यहां से v1 आ गया -1 1। जब आप फ्री वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं, x2 की वैल्यू यदि मैं 2 दूं तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, यानी कि कोई दूसरा पर्सन कह सकता है कि -2 2 इज एन आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है अब कि आपके पास एक आइगन वैल्यू गिवन है, तो जो उसके आइगन वेक्टर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो आंसर है यस। क्यों, क्योंकि जब आइगन वेक्टर निकालता हूं तो मुझे फ्री वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी होती है, और फ्री वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन कुछ और कर रहा है, तो आइगन वेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। बट यदि मैं कहूँ कि दो डिफरेंट आइगन वेक्टर के लिए आपको सेम आइगन वैल्यू मिलेगी, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पॉसिबल कैसे नहीं हो सकता,
यदि दो आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं तो उनके लिए सिंपल सी बात है, आइगन वेक्टर्स तो डिफरेंट मिलने ही हैं। बट यहाँ पे दो आइगन वेक्टर कैसे हैं मेरे, डिफरेंट है, बट इनके लिए आइगन वैल्यू क्या है, 1 ही है। अब हम बात करते हैं लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमने मान लिया आइगन वेक्टर है v2। सो a v2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3v2 के। तो यहाँ से आप करिए 2 1 1 2, v2 के अंदर आपने y1 y2 लेट कर लिया इक्वल टू 3y1 3y2। सिमिलरली इसमें भी आप कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करी तो 2y1 प्लस y2 इक्वल टू 3y1। सॉल्व करोगे कितना आएगा, इधर की तरफ लेके आइए तो 2 माइनस 3 माइनस के y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू y2। ओके, तो आपने y2 की कोई भी वैल्यू दी, मैंने वैल्यू 1 दे दी, तो v2 इक्वल टू क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो सेकेंड वेक्टर आपको मिल गया 1 1। किसी को 2 2 मिल सकता है, किसी को 3 3 मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप y2 को क्या वैल्यू दे रहे हैं, राइट, फ्री वेरिएबल को क्या वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने आइगन वैल्यूज हैं उतने ही मुझे आइगन वेक्टर मिल गए हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन में ऐसा लेके चलता हूँ जहां पे आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर इक्वल नहीं मिलते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल है आपका a इक्वल टू 2 1 0 2, करेक्ट। अब यदि मैं इसकी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालूंगा तो कितनी होगी, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो गया 4t, और डिटर्मिनेंट भी कितना हो गया 4 हो गया, राइट। सॉल्व करूंगा इसे, डेल्टा टी इक्वल टू 0 पुट करिए आप, तो टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हुआ t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 2 एंड 2। आपको दो आइगन वैल्यूज मिली और दोनों कैसी हो गई, सेम हो गई, रियल आइगन वैल्यू हो गई। अब मुझे निकालना है आइगन वेक्टर। तो क्योंकि दोनों सेम आइगन वैल्यू है, तो जो सिस्टम में बनाऊंगा 2 के लिए वही नेक्स्ट 2 के लिए भी काम करेगा। t इक्वल टू 2 के लिए v1 एक आइगन वेक्टर मान लिया, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, a v1 इक्वल टू t v1 होना चाहिए। यहां से यदि आप सॉल्व करते हो तो a v1 इक्वल टू 2 v1 क्या होना चाहिए, a की वैल्यू पुट करो आप, कितनी आई 2 1 0 2। v1 को आपने फिर से x1 x2 कुछ भी मान लिया, और इधर आपने 2x1 और 2x2 ये पुट करा। सॉल्व करो इसे तो आपको क्या मिलता है, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x1, यानी कि 2x1 से 2x1 कट गया, x2 इक्वल टू 0 आ गया। क्या आप x2 की वैल्यू 0 ले लो, x1 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि 2x1 तो हमेशा 2x1 के इक्वल ही रहेगा, चाहे आप x1 की वैल्यू 0 लो या फिर नॉन 0 लो। तो x2 की वैल्यू मिल गई मुझे 0, x1 फ्री हो गया। तो मैंने वेक्टर लिया v1 इक्वल टू, एक वेक्टर लिया, क्या होगा, x1 की वैल्यू रख दी मैंने 1 और ये 0, तो v1 मुझे मिल गया 1 0। अब मैं यदि दूसरे वेक्टर की बात करूं, यदि मैं x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू 2 लूं तो मुझे मिल जाएगा v2 2 0 मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे समस्या क्या है, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं आइगन वेक्टर्स, जब मैं k की वैल्यू डिफरेंट लेता हूँ, फ्री वेरिएबल को मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता हूँ, तो जो नए नए वेक्टर्स मिलते हैं मुझे, डिफरेंट वेक्टर जिन्हें मैं बोल रहा था, जैसे लास्ट वाले में -1 1 एंड -2 2, तो वो क्या होता है, स्केलर मल्टीपल होते हैं जो आप 1 वाले के लिए लेते हैं। जब आप स्केलर को 1 पुट कर रखते हैं तो वो क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल हो जाते हैं, किसके, जब आप अननोन को जो फ्री वेरिएबल है उसे 1 वैल्यू पुट करते हैं। यदि मैं सेकंड निकालता हूं तो v1 मेरा आ जाएगा 2 0 हो जाएगा। बट मुझे एक्चुअल में इंटरेस्ट केवल मल्टीपल में नहीं है, मुझे है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स में। यदि मैं इन दोनों को देखूं तो ये तो आपस में कैसे हैं, मल्टीपल है, तो यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैं या तो इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, केवल एक की बात करूंगा। मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि मुझे यहाँ पे दो आइगन वेक्टर मिल गए, ठीक है। तो आइगन वेक्टर मेरे कैसे होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए, तभी मैं उन्हें आइगन वेक्टर कहूंगा, अदरवाइज नहीं कहूंगा। क्लियर है इतनी बात। आइगन वेक्टर जब भी नाम आता है तो वो आपके कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे केवल और केवल v1 की बात करूंगा या फिर इस वाले v1 की बात करूंगा,
दोनों को मैं आइगन वेक्टर कंसीडर नहीं कर सकता एक साथ, ठीक है। अलग अलग लो तो आइगन वेक्टर हैं, बट दोनों को मैं एक साथ रख के कह दूं कि इसके मुझे 2 आइगन वेक्टर मिल गए, तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सेकंड वाला फर्स्ट वाले का स्केलर मल्टीपल है, राइट। तो यहां पे मुझे क्या मिला, 2 आइगन वैल्यूज थी, बट आइगन वेक्टर मुझे केवल एक ही मिला। तो यहां से जनरेट होगा डायगोनलाइजेशन। हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जहां पे मुझे आइगन वेक्टर्स उतने ही मिल जाते हैं जितने की आइगन वैल्यूज हैं, और कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जहां पे मुझे आइगन वेक्टर्स कम मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, आप उसे सॉल्व करके ही बताओगे या फिर आप उसे देख के बता सकते हो कि ये मैट्रिक्स इक्वल आइगन वेक्टर रखती है या नहीं रखती, ठीक है। अभी इस मैट्रिक्स में यदि मैं यहाँ पे 1 की जगह 0 कर दूं, तो फिर ये मैट्रिक्स आपकी 2 आइगन वेक्टर रखेगी। इक्वेशन तो अभी भी यही आएगी इसकी, और जो आइगन वैल्यूज है वो अभी भी यहाँ पर रहेंगे, बट यदि यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ चेंज क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x1 मिल गया, और सेकेंड वाले से 2x2 इक्वल टू 2x2 मिल गया, 2x2 इक्वल टू 2x2। तो आप x1 x2 की कुछ भी वैल्यूज ले लीजिए, ये तो बिल्कुल ऑलवेज होल्ड करेगा। अब जब आप अपने पास से वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू जब भी कंसीडर करें तो वो वैल्यू हमेशा नॉन जीरो कंसीडर करते हैं। और कैसे करते हैं, इस वाले केस में आपके पास x2 तो यहाँ पे है ही नहीं, x2 की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और x1 की भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेता हूँ। सेकेंड वाले केस में x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेता हूँ। तो 1 0 एंड 0 1 क्या हो जाएंगे, इसके आइगन वेक्टर हो जाएंगे। v1 की बात करूँ मैं तो वो मैंने 1 0 बोल दिया, और v2 की बात करूँ तो मैं 0 1 बोल दिया। आप फिर कहोगे कि इसमें आपने 2 इक्वेशन ली, 2 इक्वेशन लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है, आपने केवल एक इक्वेशन ली ऊपर वाली, ठीक, और आइगन वैल्यूज मुझे कितनी मिली है, 2, तो मुझे 2 ही आइगन वेक्टर की रिक्वायरमेंट है हार्डली, ठीक है, एटमोस्ट 2 आइगन वेक्टर। पहले वाले में देखा 1 ही आइगन वेक्टर मिला, तो 2 से ज्यादा की तो रिक्वायरमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ही आइगन वेक्टर मिलता है, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है फालतू आइगन वेक्टर्स की। तो यहाँ पे 2x1 इक्वल टू 2x1 है, जो ऑलवेज ट्रू है। तो आप x1 और x2 की अपने पास से कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो मैं कैसी चूज करूंगा x1 x2 की वैल्यू, कि मुझे 2 वेक्टर मिल जाए, और वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे। तो एक बार मैंने क्या करा, x1 को 1 वैल्यू दी, x2 को 0, तब भी ये होल्ड करेगा। एक बार मैंने x1 को 0 वैल्यू दी, x2 को 1 वैल्यू दी, तब भी होल्ड करेगा। तो ये 2 वेक्टर मुझे मिले, और ये 2 वेक्टर कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो फिर यहाँ पे मुझे 2 आइगन वेक्टर मिल गए। क्लियर है इतनी बात। तो आपको डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी। एक मैट्रिक्स वो होगी जहां पे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की काउंटिंग सेम होगी। एक मैट्रिक्स वो होगी जहां पे आइगन वैल्यूज की काउंटिंग ग्रेटर होगी किससे, आइगन वेक्टर से। तो वहां पे वो जो डिसबैलेंस आएगा, उसी से ही आप डायगोनलाइजेशन और फिर जो हम कैनोनिकल फॉर्म पढ़ते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वो सारी की सारी जनरेट होती है, राइट। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, और उसमें देखते हैं कि आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइगन वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट आइगन वेक्टर निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है आपको, एग्जांपल है ए मुझे गिवन मैट्रिक्स है 0 1 1 एंड 1 0 1 एंड 1 1 0। इसकी मुझे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। ये होगी लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस कितना है, 0 है, तो 0 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब 2x2 के प्रिंसिपल माइनस का सम कितना आ जाएगा, a11 a22 और a33। a11 कितना होगा, 0, 0 से 1 की 1 से, -1, a22 कितना होगा, अब की बार 0 1 1 0, 0 की 0 से 1 की 1 से, ये भी -1 आ गया। a33 0 की 0 से 1 की 1 से, ये भी -1 आ गया। तो माइनस के 3 लैम्डा, ओके। फिर माइनस डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा, इस वाले 1 के करस्पॉन्डिंग -1 इंटू
सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट होगी, 0 की 1 से 0, 1 की 1 से -1, राइट। फिर लास्ट वाले के लिए 1 इंटू थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 1 की 1 से 1 एंड 1 की 0 से 0, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, तो 2। ओके, तो यहाँ से सॉल्व किया हमने लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा -2 इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इसके हमें क्या करना है, रूट निकालने हैं। तो आप क्या करो, लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा -2 इसे 0 पुट करो। क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको एक रूट तो कम से कम आपको हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना होगा। तो हम करते क्या है, देखिए लैम्डा की जगह पहले 0 1 2 इस तरह से रख के देखते हैं। मैं रखता हूँ लैम्डा इक्वल टू 2 इसमें, ठीक। तो 2 रखा तो 2 की पावर 3 8, 2 3 जा 6, तो माइनस के 6 -2 क्या हुआ, 0 हुआ। यदि लैम्डा इक्वल टू 2 इसका एक रूट हुआ तो लैम्डा -2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, लैम्डा -2 फैक्टर हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि आपको कोई भी एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है और आपको एक रूट पता चल जाता है, तो आप उसकी हेल्प से जो नेक्स्ट फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए जब आप लैम्डा -2 से इसे डिवाइड करेंगे और ये है लैम्डा क्यूब वाली टर्म, तो आपको लैम्डा क्यूब तो चाहिए, तो लैम्डा -2 में लैम्डा स्क्वायर से प्रोडक्ट करोगे तो आपको लैम्डा क्यूब वाली टर्म मिल जाएगी। जब लैम्डा स्क्वायर से प्रोडक्ट करोगे तो -2 से भी प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, -2 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि +2 लैम्डा स्क्वायर मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इस वाले लैम्डा में यदि मैं +2 लैम्डा की प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस के मिल जाएंगे। बट ये सेकेंड वाली पोजीशन से क्या देगा, -4 लैम्डा, बट मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है, -3 लैम्डा की, यानी कि 1 लैम्डा इसमें से मुझे माइनस करना होगा। यानी कि इस वाले लैम्डा में यदि मैं +1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 लैम्डा था और 1 लैम्डा ऐड कर दूंगा तो कितने बचेंगे, -3 लैम्डा, ठीक। बट फिर मुझे क्या चाहिए, -2, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है उसकी आप सेकेंड वैल्यू में प्रोडक्ट करोगे तो वो एग्जैक्टली वही हो। ओके, तो मुझे फिर मिल गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 सेकेंड फैक्टर मिल गया, और ये क्या है, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ओके, तो इसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो मुझे 3 आइगन वैल्यूज मिल गई, -1 एंड 2। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो 2 है इसके लिए तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए हो सकता है कि मुझे केवल एक आइगन वेक्टर मिले, हो सकता है मुझे 2 आइगन वेक्टर मिले। देखिए कैसे करेंगे, मुझे अब आइगन वैल्यूज मिल गई हैं -1 एंड 2। पहले मैं 2 के लिए काम कर लेता हूँ, फिर मैं -1 के लिए बात करूंगा। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए मैंने फाइंड आउट करना है v1 कितना होगा। तो जब लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वैल्यू है तो a v1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2v1 के होना चाहिए। यहां से मुझे क्या मिलेगा, a -2i इंटू v1 इक्वल टू 0। अब मैं इस होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी हम क्या करते थे, जब 2 ऑर्डर की सिस्टम थी तो इसे इक्वल करके कंसीडर कर लेते थे, बट वहां 2 इक्वेशन थी इसलिए। बट यहाँ 3 इक्वेशन हो सकता है केवल एक ही इक्वेशन बचे, हो सकता है इक्वेशन 2 बचे, 3 तो बचेंगी नहीं क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है। तो a -2i इंटू v1 इक्वल टू 0, a -2i करोगे यानी कि a के डायगोनल में से 2 माइनस कर दो, तो कितना बनेगा, -2 1 1 1 -2 1 एंड 1 1 -2। v1 के लिए x1 y1 z1 ये ले लिया इक्वल टू 0 0 0। अब ये आपका सेकेंड चैप्टर में पहुंच गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला, ठीक है। जब आपको ax इक्वल टू 0 टाइप का कोई भी सिस्टम सॉल्व करना तो आप क्या करते हो, a को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा, इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -2 1 1 1 -2 1 एंड 1 1 -2। पहले तो मैं कोई भी रो चेंज करके फर्स्ट पोजीशन पे 1 बना लेता हूं, तो सेकंड को फर्स्ट वाले से इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने से प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि इक्वेशंस ही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन को आप ऊपर नीचे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो पहली पोजीशन पे आ गई 1 -2 1 और सेकंड पे आ गया -2 1 1, थर्ड पे 1 1 -2 एज इट इज रहा। अब आप इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 के नीचे 0, फिर नेक्स्ट में कोशिश करेंगे 1 -2 1,
यहाँ पे आप फर्स्ट वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करी -4 ऐड किया -3, 2 से मल्टीप्लाई करी और ऐड किया तो क्या हुआ 3। यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो 1 - 1 0, 1 - -2 3 एंड -1 -1 -2 -1 -3। आप यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसी आ गई, मल्टीपल आ गई, यानी कि आप इसे भी 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 - 2 1 एंड 0 -3 3 0 0 0। ओके, ऐड कर दिया डायरेक्ट। तो मुझे यहाँ पे कितनी इक्वेशन बची, 2 इक्वेशन बची। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप इसे डायरेक्ट वाले मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में से सॉल्व करेंगे। तो मुझे 2 इक्वेशन मिली, कौन सी, एक मिला x1 - 2y1 प्लस z1 इक्वल टू 0, और सेकेंड में मिला -3y1 प्लस 3z1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट क्या है, आज भी मेरे से किसी ने पूछा था कि पाइवोट और फ्री ये वेरिएबल आप कैसे निकालते हैं। देखिए समझ लीजिए, कोई भी आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, आपने उस सिस्टम की कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म तक कन्वर्ट किया। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी रोज मिलती हैं आपको, वही आपको क्या बताएंगी, रैंक बताएंगी। उन रोज में आप ये देखिए कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कहां पर है। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यहां पर मिला, सेकेंड वाली रो में यहां पर मिला, थर्ड वाली रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिला। तो जिस जिस रो में नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा वो एलिमेंट होंगे पाइवोट एलिमेंट। और किस वेरिएबल के लिए होंगे, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट दिखाता है, सेकंड कॉलम सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट दिखाता है, थर्ड कॉलम के थर्ड वेरिएबल के कोफिशिएंट दिखाता है। तो मुझे x1 के लिए पाइवोट मिल गया है, y1 के लिए पाइवोट मिल गया है, बट z1 के लिए मुझे कोई भी पाइवोट नहीं मिला। ओके, क्योंकि थर्ड वाली रो में ही पॉसिबल था, क्योंकि मुझे x1 यहाँ पे मिल गया, y1 यहाँ पे मिल गया। अब जो z1 है वो थर्ड वाली रो में ही पॉसिबल है, बट थर्ड वाली रो में सारी एंट्रीज कैसी हैं, 0, बट पाइवोट के लिए नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। तो जिस वेरिएबल के लिए मुझे पाइवोट नहीं मिलेगा वही क्या हो जाएगा, फ्री वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे z1 क्या हुआ, फ्री वेरिएबल हुआ। ठीक है, z1 फ्री वेरिएबल। अब इस z1 को आप इस तरह से वैल्यू पुट करिए कि आपकी जो वैल्यूज है वो सिंप्लीफाई होके आ जाए। z1 की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो z1 इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया। तो -3y1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y1 की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, -3y1 इक्वल टू हो जाएगा -3, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, z1 की वैल्यू 1 मिली, y1 की वैल्यू भी 1 मिली। यहाँ पे पुट करो तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2y1 उधर जाके 2y1 -z1, y1 की वैल्यू 1 है और z1 की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या आ गया 1, यानी कि x1 इक्वल टू भी क्या हुआ 1 हो गया। क्लियर है। आप यहाँ पे z1 की वैल्यू कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर करनी है, और इस तरह से कंसीडर करिएगा जो y1 और x1 है वो आपके एग्जैक्टली नंबर्स हो। ठीक है, कंप्लीट नंबर्स हो, ना कि फ्रैक्शन में हो। तो यहां से मुझे 2 के लिए आइगन वेक्टर मिल गया v1, कितना 1 1 1। अब मुझे निकालना है -1 के लिए। ओके, तो लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए v2 और v3 दो निकालने होंगे, देखते हैं कैसे होता है। अब मुझे निकालना है लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए आइगन वेक्टर, मैंने मान लिया वो आइगन वेक्टर है v2। अब क्योंकि मुझे 2 आइगन वेक्टर चाहिए, तो देखिए सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा 2 मिलते हैं या नहीं मिलते। कैसे, मुझे करना है a v2 इक्वल टू -1 इंटू v2। यहां से क्या आ गया a प्लस 1 यानी कि a प्लस आई v2 इक्वल टू 0। होमोजीनियस सिस्टम बन गया ये वाला। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे a प्लस आई करना है, यानी कि a में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्री पे 1 1 1 ऐड हो गया, 1 1 1 1 1 1 1 1। और v2 ये मान लिया आपने x2 y2 z2 इक्वल टू 0। होमोजीनियस सिस्टम है, तो आपको करना क्या है, इस वाली मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये तो एक ही बार में इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गई। आपने करना क्या है, r2 r1 r3 r1। तो 1 1 1 0 0 0 एंड 0 0
0। ये काम हो गया। अब इसके बाद आता है मेन काम, पाइवोट एलिमेंट सर्च करना एंड फ्री वेरिएबल। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट ही कैसा है, नॉन जीरो, यानी कि x1 के x2 के लिए आपको पाइवोट मिल गया, बट सेकंड रो और थर्ड रो कंप्लीट जीरो हैं, तो आपको y2 और z2 के लिए कोई भी पाइवोट नहीं मिला। तो फ्री वेरिएबल आपके क्या हो गए, y2 और z2 हो गए। अब मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बताया था कि जब भी आपको फ्री वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी हो तो आप कैसे करते हो, एक बार 1 0 और दूसरी बार 0 1 पुट करते हो, जिससे कि वो कैसे बने रहे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमारा भी इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, जो मैं वेक्टर्स निकाल रहा हूँ वो कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले केस में मैंने करा y2 इक्वल टू 1 एंड z2 इक्वल टू 0। तो यदि मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा तो वो क्या आ जाएगी, x2 प्लस y2 प्लस z2 इक्वल टू 0। तो जब y2 की वैल्यू 1 ली, z2 की वैल्यू 0 ली, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सेकेंड वाले केस में y2 इक्वल टू 0, z2 इक्वल टू 1, तो भी x2 की वैल्यू कितनी आई, -1। तो मुझे यहाँ से दो वेक्टर मिल गए, कौन कौन से वेक्टर, v2 वेक्टर मिला मुझे जब आपने y2 1 रखा और z2 0 रखा, तो -1 1 0, और एक v3 वेक्टर मिल गया -1 0 1। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों को मैं अलग अलग काउंट कर सकता हूं। बट यदि ये दोनों कैसे हो, स्केलर मल्टीपल हो आपस में, तो मैं अलग अलग काउंट नहीं करूंगा। तो इस वाली मैट्रिक्स के लिए मुझे 3 आइगन वेक्टर मिले, 1 1 1, -1 1 0 एंड -1 0 1। ओके, तो अब इससे नेक्स्ट हमारा क्या काम रह जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज निकालने के बाद, आइगन वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेन प्रॉब्लम होनी है आइगन वेक्टर्स निकालने में। यदि आइगन वेक्टर्स इक्वल आ जाते हैं तो उस मैट्रिक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, और यदि इक्वल नहीं आते तो उस मैट्रिक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से इनकी प्रॉपर्टीज, और स्टार्ट करेंगे डायगोनलाइजेशन। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा और काफी यूजफुल भी होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।